गिरीश सर सुरू करूया का? हो हो सुरू करा. अनिल सर सुरू करूया का? अनिल सर सुरू करूया. ओके ओके. विठ्ठलराव शिंदे कला महाविद्यालय टेंभुर्णी हिंदी विभाग महाराष्ट्र राज्य हिंदी परिषद पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापुर विश्वविद्यालय सोलापुर हिंदी अध्ययन मंडल इनके संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सप्तदिवसीय कार्यशाला स्नातक स्तर पटल पर जितने विद्वान मौजूद हैं उन सभी विद्वानों का मैं हिंदी विभाग विठ्ठलराव शिंदे कला महाविद्यालय टेंभुर्णी की ओर से स्वागत करता हूं. आज के वक्ता है डॉक्टर गिरीश रघुनाथ काशीज, MA B.Ed PhD. वह अध्यक्ष है हिंदी विभाग के श्रीमान भाऊसाहेब झाडबुके महाविद्यालय बार्शी. और उनका जो विषय है यह विषय साहित्य शास्त्र और आलोचना. विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, गंभीर है और आज की पीढ़ी को साहित्य शास्त्र और आलोचना के संदर्भ में विपुल जानकारी और ज्ञान रखना बेहद जरूरी है. क्योंकि साहित्य के भीतर बहुत सारी विधाएं हैं. इन विधाओं की तह में जाकर छिपे सौंदर्य को बाहर निकालने के लिए जिस शास्त्र की जरूरत पड़ती है वो शास्त्र मतलब साहित्य शास्त्र. जिस तरह से मानव जीवन में कुछ नियमों का अपना महत्व होता है, वैसे साहित्य क्षेत्र के अंतर्गत साहित्य शास्त्र और आलोचना का अपना महत्व है. साहित्य भी जीवित है, उसमें भी हलचल होती है, उसका भी अपना आसमान है, उसके भीतर भी नक्षत्र है. इस चमचमाते नक्षत्र को समझाने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है वह साहित्य शास्त्र और आलोचना है. साहित्य शास्त्र हमें सिखाता है कि समंदर की तह में जो मोती है उसे कैसे चुने, आसमान के मोतियों का विश्लेषण कैसे करें, यह साहित्य शास्त्र सिखाता है. और इस गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर भाष्य करने के लिए निमंत्रित है डॉक्टर गिरीश काशीज. मैं इनका कायल हूं, मैं डॉक्टर गिरीश जी का कायल हूं, क्योंकि कुछ व्यक्तित्व परिचय की मोहताज नहीं होते. डॉक्टर गिरीश जी का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा है, यह परिचय का मोहताज नहीं है. इन्होंने अपनी पहचान अपने कर्म के बलबूते बढ़ाई है. निरंतर साहित्यिक कर्म और अपने आप को पूरी तरह से शिक्षा क्षेत्र के लिए झोंक कर देने वाला, साहित्य के भीतर नए नए प्रयोग करने वाला और साहित्य के अंतर्गत
जीवन का आनंद प्राप्त करने वाला ये बिरला। उम्र में हमसे छोटे हैं, लेकिन कर्म आसमान को छूने वाले। मैंने डॉक्टर सुनील कुमार लौटी जी के संदर्भ में जो उक्ति कही थी वह इनके भी व्यक्तित्व पर लागू होती है। वह उक्ति क्या है? हर बार यही गलती करता हूं, इंसान हूं, इंसान से प्यार करता हूं। अपनी रोटी हंसते हंसते भूखे आदमी खिलाने की क्षमता जिस व्यक्ति में है वो डॉक्टर गिरीश जी। डॉक्टर गिरीश जी आज पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शोलापुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत शोध निर्देशक के रूप में कार्य करता है और उनके 2 स्टूडेंट अभी तक पीएचडी प्राप्त कर चुके हैं। शोलापुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिंदी का कोई भी अध्यापक जिन चीजों को छू नहीं पाया वह सारी चीजें करने की क्षमता इनके कर्मों के अंतर्गत है। मैंने इसीलिए तो पहले ही कहा था मैं इनका कायल। डॉक्टर गिरीश जी उस व्यक्ति का नाम है जो पुस्तकालयों को हर कुछ वर्षों के बाद पुस्तकें दान देते हैं। कारण है हर सामान्य से सामान्य हमारे ग्राम के विद्यार्थी तक किताबें पहुंच पाए, उसका लाभ उठा सके। बहुत बड़ी सोच रखने वाले डॉक्टर गिरीश जी। डॉक्टर गिरीश जी जिन्होंने शोध क्षेत्र के अंतर्गत बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। मैं इनके व्यक्तित्व को और इनके कर्मों को मैं शब्दों में बांध नहीं सकता। इसीलिए तो मैंने कहा था कि यह व्यक्तित्व परिचय का मोहताज नहीं है। इन्हें अभी तक जो पुरस्कार प्राप्त है वह पुरस्कार बता देता हूं। एक महात्मा ज्योतिराव फुले गुणवंत शिक्षक पुरस्कार जिसे 2013 में गिरीश जी को प्राप्त है। दूसरा पुरस्कार है हिंदी सेवा सम्मान, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा दिया गया, 2014 में प्राप्त है। यह विविध सेमिनार, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सेमिनार और वेबिनार में विशेषज्ञ के रूप में 23 बार गए थे। डॉक्टर गिरीश जी आकाशवाणी पर इनका प्रसारण भी हुआ है विविध विषयों पर 8 बार। इन्होंने बहुत ही सफल राष्ट्रीय संगोष्ठियों का 2 बार आयोजन किया था। अलग अलग सेमिनारों में, वर्कशॉपों में इन्होंने 28 बार आलेख वाचन किया। इनके अभी तक 43 शोध आलेख प्रकाशित है। डॉक्टर गिरीश जी एक मौलिक साहित्यकार है। इनकी लेखनी चली तो आत्मीयता के विषयों पर इन्होंने अभी तक 20 कविताएं लिखी और उसका प्रकाशन भी हुआ है। शोलापुर जिले के बार्शी तहसील में एक छोटा सा गांव कुलसंब, यहां इनका जन्म, एमए, बीएड, पीएचडी, शिक्षा और उसके उपरांत शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ महर्षि ऐसे थे जिन्होंने इस व्यक्तित्व को स्पर्श किया और देखो आज पूरी तरह से 24 कैरेट का सोना बना हुआ है। यह परीक्षक के रूप में भी कार्यरत होते हैं। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की जिसमें 9वें दशक के आंचलिक उपन्यास
एक समीक्षा ग्रंथ है। आषाढ़स्य प्रथम दिने नारायण सुमंत का जो काव्य संग्रह है, यह काव्य संग्रह इन्होंने अनुदित कर दिया। माझी क्रांति स्वप्न भगत सिंह के जो दस्तावेज और लेख है, इनका मराठी में इन्होंने अनुवाद कर दिया। कथाकार संजीव इनका समीक्षा ग्रंथ है। पसीने के फूल, इस हिंदी कथाओं का उन्होंने संपादन किया। खाली जमीन वर आकाश इनका समीक्षा और संवाद ग्रंथ है, जो इन्होंने संपादित किया है। नेम नॉट नोन डॉक्टर सुशील कुमार लौटे जी की किताब इन्होंने अनुदित कर दी है। कुर्सी पहियों वाली नसीमा खुरजुक, इनकी जो आत्मकथा है, इसका अनुवाद भी डॉक्टर गिरीश जी ने बहुत ही सफलता के साथ किया। मेरी हकीकत आत्मकथा के लेखक है भालचंद्र मुणगेकर, इनका हिंदी में अनुवाद बहुत ही सफलता के साथ डॉक्टर गिरीश जी ने किया है। अमेरिकन दौड़धूप डॉक्टर अनंत लाभ सेटवार, इनकी आत्मकथा का भी अनुवाद डॉक्टर गिरीश जी ने किया है। संजीव जनधर्मी कथा शिल्पी, इनका समीक्षा ग्रंथ है। उद्योग में सफलता के 36 मंत्र डॉक्टर गिरीश जाखेटिया के किताब का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। दलित साहित्य प्रकृति और संदर्भ, इनका मौलिक ग्रंथ है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इस ग्रंथ का इन्होंने हिंदी में अनुवाद कर दिया है। हिंदी उपन्यासों में चित्रित आंचलिक जीवन, इनका शोध ग्रंथ है। अमृतलाल नागर पर जो ग्रंथ इन्होंने रचा है, वह प्रकाशाधीन है। विठल रामजी शिंदे जीवन और कार्य, गोमा पवार की जो किताब है, इसका अनुवाद अब प्रकाशाधीन है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ भाषण संग्रह खंड 2, इसका अनुवाद भी इन्होंने किया है, वह भी प्रकाशाधीन। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की जंग अंधविश्वास की इस किताब का भी उन्होंने अनुवाद किया है। विश्वास और अंधविश्वास, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की दूसरी किताब, इसका भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद कर दिया है। मन के सवाल, डॉक्टर हमीद दाभोलकर लिखित किताब का इन्होंने सफल अनुवाद किया है। हम बड़े ही भाग्यवान हैं, मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूं कि डॉक्टर गिरीश जी से हमारा परिचय है। यह आदमी साहित्य और साहित्य क्षेत्र के अच्छे कलाकारों को योगदान देने में पीछे नहीं रहता। डॉक्टर गिरीश जी को शब्दों में बांधकर उनका परिचय देना, मैं समझता हूं मेरे बस की बात नहीं है। डॉक्टर गिरीश जी, जिनके कथन की जरूरत सोलापुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक स्तर के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको जरूर है। इसीलिए तो हमने डॉक्टर गिरीश जी को बहुत ही आदर के साथ निमंत्रित किया है। डॉक्टर गिरीश जी जब साहित्य शास्त्र और आलोचना पर भाष्य करेंगे, मैं कहता हूं सोलापुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत का हर एक विद्यार्थी बहुत ही आनंदित होगा और अपने आप को कृत्य समझेगा कि हमने डॉक्टर गिरीश जी को सुना। क्योंकि साहित्य शास्त्र को समझना इतना आसान नहीं। जो साहित्य शास्त्र को समझता है, वह साहित्य निर्मिति की प्रक्रिया को समझता है। मैंने पहले ही कह दिया कि साहित्य का जो समंदर है, इस समंदर की तह में बहुत सारे मोती है, उनको चुनने की आवश्यकता होती है। ये चुनने की आवश्यकता जिससे प्राप्त होती है, वह है साहित्य शास्त्र। मैं और अधिक कुछ कहने के बजाय मेरे स्नातक स्तर के जो अध्ययनार्थी है, जो सोलापुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ते हैं और डॉक्टर गिरीश जी को बेचैनी से सुनने के लिए बेकरार है, वह
उनके बीच से मैं हटना चाहूंगा। मैं अपनी वारी को विराम देता हूँ। मैं डॉक्टर गिरीश जी को निमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर गिरीश जी, आप अपने शब्द सुमनों से इन बच्चों को सराबोर कर दीजिए। डॉक्टर गिरीश जी, आप साग्रह निमंत्रित है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। विठ्ठलराव शिंदे कला महाविद्यालय टेंभुर्णी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर सोलापुर विश्वविद्यालय हिंदी अध्ययन मंडल के संयुक्त तत्वावधान में यह जो अध्ययन अध्यापन प्रणाली, इसको लेकर सप्तदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन करने वाले महाविद्यालय के प्रति मैं पहले साधुवाद देता हूँ। विठ्ठलराव शिंदे कला महाविद्यालय टेंभुर्णी, जिसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और यह अलग पहचान बनाने में इस महाविद्यालय के महेंद्र कदम और उनके सहयोगी निरंतर कुछ नया करने की जो बात करते हैं वह अपने आप में काबिले तारीफ है। तो डॉक्टर कदम जी ने कोरोना काल के दौरान यह जो अध्ययन अध्यापन प्रणाली बाधित हो गई है, और इस अध्ययन अध्यापन प्रणाली को एक गति देने का और छात्रों को साहित्य और शिक्षा के प्रति जोड़ने का अलग अलग ढंग से जो प्रयास किया जा रहा है, इसमें मुझे लगता है कि यह पहल महत्वपूर्ण है। दरअसल कोरोना काल के चलते हमारी जो फेस टू फेस शिक्षा पद्धति थी वह 1 साल से लगभग बाधित हो गई है। बशर्ते आभासी पटल की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठना और नकारात्मक मानसिकता के चलते कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। हिंदी में कहा जाता है कि सागर से जो टकराता है वो चट्टान होता है, और चट्टान से जो टकराता है वो इंसान होता है। इंसान महान है, वह अपने कार्य और कर्तृत्व के बल पर निरंतर नए अवकाश, नए क्षितिज जो है वो निर्माण करता है। और अध्यापक तो अपने आप में, मैं अध्यापक की तुलना किसान से करता हूँ। जिस प्रकार किसान हर साल बुआई करता है, चाहे बारिश कम हो, सूखा पड़ जाए, तो भी वह काली मिट्टी की जो गोद भराई है वह करने में नहीं चूकता। वो जानता है कि इसमें से सभी बीज फलित नहीं होंगे, लेकिन जो कुछ बीज आएंगे वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अध्यापक को भी अक्सर जो है निष्ठा के साथ यह बुआई करनी पड़ती है, और इन अलग अलग गतिविधियों से उन्हें सिंचित करना पड़ता है। तो इस संयोजक महाविद्यालय, वहां के प्राचार्य डॉक्टर कदम जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष हमारे मित्र डॉक्टर जाकिर हुसैन मुलानी जी, समन्वयक अनिल जादव जी, IQAC समन्वयक कोकाटे सर, और यहाँ इस अध्ययन अध्यापन प्रणाली सप्तदिवसीय कार्यशाला को इस आभासी पटल के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए जिन जिन लोगों का सहयोग हुआ है, उन सभी के प्रति साधुवाद देकर मैं अपने विषय की ओर चलता हूँ। अध्ययन के प्रति ललक होना यह अनिवार्य है, और जहाँ सुविधाएं होती है, वहाँ संपन्नता होती है, वहाँ आलस अपने आप आ जाता है। अभाव जब होते हैं, उसमें व्यक्ति कुछ नया करता है, कुछ रचता है। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने पहले ही कहा कि यह उपक्रम स्तुत्य है। सोलापुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में BA भाग 3 में हिंदी विषय लेकर अध्ययन करने वाले छात्रों के प्रति अपना एक जो दायित्व है, इस दायित्व को निभाने की कोशिश इस कार्यशाला के माध्यम से
की जा रही है जो महत्वपूर्ण है। और सभी विषयों को लेकर एक एक प्रश्न पत्र को लेकर उन्होंने यहाँ व्याख्यान आयोजित किए हैं और सभी प्रश्न पत्रों पर ये चर्चा छात्रों के लिए निश्चित ही लाभदायी होगी ऐसा लगता है। हिंदी का जो पाठ्यक्रम है जिसके अंतर्गत 5 प्रश्न पत्र छात्र पढ़ते हैं, तो उनमें से जो पहला व्याख्यान हिंदी अध्ययन मंडल की अध्यक्षा डॉक्टर सुरैया शेख जी का हो चुका है। आज हम काव्य शास्त्र के ऊपर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सत्र 6 के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र क्रमांक 13 है वह आलोचना है। काव्य शास्त्र यानी काव्य और साहित्य का दर्शन जिसके अंतर्गत होता है उसे काव्य शास्त्र कहा जाता है। भारतीय और पाश्चात्य देशों में ईसा पूर्व 3री-4थी सदी में काव्य शास्त्र का विकास या उसका विवेचन पाया जाता है। भारत में संस्कृत काव्य शास्त्र में इसका जो विकास हुआ उसको हम देखते हैं तो आचार्य भरत मुनि का नाट्यशास्त्र नामक जो ग्रंथ है वह इस दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि रह चुकी है। उसी प्रकार पाश्चात्य जगत में अरस्तु का पोएटिक्स नामक ग्रंथ इसी प्रकार चर्चित रह चुका है। भारतीय काव्यशास्त्र को लेकर जब हम चर्चा करते हैं तो वह 6 सिद्धांत जो है इनके आधार पर या इनके जरिए यह काव्यशास्त्र पूरा बन जाता है, जिसमें पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत रस सिद्धांत जिसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि रह चुके हैं। उसके बाद अलंकार सिद्धांत आचार्य भाम इसके प्रवर्तक रह चुके हैं। फिर आचार्य वामन जिन्होंने रीति को काव्य की आत्मा कहते हुए रीतिरात्मा काव्यस्य ऐसा कहा और रीति सिद्धांत जो है उसका प्रस्तुतिकरण किया। उसी प्रकार आचार्य आनंदवर्धन जी ने ध्वनि सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया। आचार्य क्षेमेंद्र जी ने औचित्य सिद्धांत को प्रस्तुत किया तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्तिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत, यह जो 6 सिद्धांत या संप्रदाय है इसके बलबूते पर संस्कृत काव्यशास्त्र की नींव रखी गई और आगे चलकर उसका विकास हो गया। इसी प्रकार पाश्चात्य काव्यशास्त्र की ओर जब हम लोग देखते हैं तो वहां हम लोग देखते हैं प्लेटो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व हो, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत हो, तो यह परंपरा वहां भी पाई जाती है। भारतीय और पाश्चात्य परंपरा दोनों काव्यशास्त्रीय परंपराओं को देखने के बाद कई बातें स्पष्ट हो जाती है। साहित्य के छात्र होने के नाते हमें इन दोनों परंपराओं को बेसिक रूप में देखना अनिवार्य बन जाता है। दोनों काव्यशास्त्र में एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण रूप में पाई जाती है कि भारतीय काव्यशास्त्र में भी आचार्य भरत मुनि ने नाटक को आधार बनाकर काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का विवेचन किया है। उसी प्रकार पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अरस्तु ने भी त्रासदी को आधार बनाकर इसका विवेचन किया हुआ पाया जाता है। बशर्ते दोनों में एक अंतर है। भारतीय साहित्य जो है वह सुखांत पाया जाता है तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र जो ट्रेजेडी है उसमें दुखांत पाई जाती है। लेकिन चाहे जो हो, साहित्य में यह दोनों बातें अनिवार्य रूप से होती ही है। रस सिद्धांत के आधार पर हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। देश काल परिवेश युगानुरूप काव्य और साहित्य का कथ्य और शिल्प बदलता रहता है और इसके परिणाम स्वरूप काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों में भी परिवर्तन पाया जाता है। हम अपने ही देश के प्राचीन साहित्य को देखेंगे तो जो विधाएं उस समय मिलती थी वह आज नहीं पाई जाती है। आरंभ में जो साहित्य लिखा जाता था वह केवल पद्य में लिखा जाता था
हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। एक समय था कि जहां साहित्य केवल काव्य पद्य के रूप में रचा जाता था। आदिकाल आप इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास के अंतर्गत आप आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल ये पढ़ते हैं। संवत 1050 से लेकर रीतिकाल के अंत तक का जो पूरा का पूरा साहित्य है, वह साहित्य आप लोग देखते हैं कि वह काव्य के रूप में, पद्य के रूप में लिखा गया पाया जाता है। आधुनिक काल में गद्य का उद्भव हो गया और बाद में उसका विकास हो गया और धीरे धीरे यहाँ जो मैंने पहले कहा कि साहित्य में युगानुरूप परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन क्यों आ गया? 1900 के आसपास हमारे देश में जो अंग्रेज आ गए, अंग्रेज यहाँ आने के बाद वे अपनी भाषा, अपनी संस्कृति यह भी लेकर आ गए और जिसका परिणाम हमारे देश के साहित्य पर भी हो गया। और हम लोग देखते हैं कि आधुनिक काल में यह एक तरह से गद्य विधाओं का आविष्कार या उद्भव हमारे सामने आ जाता है। तो युग के अनुरूप यह साहित्य और काव्य, उसका कथ्य और शिल्प, इसमें परिवर्तन आ जाता है। आरंभिक दौर में हमारे ही भारतीय भाषाओं के साहित्य को देखेंगे तो उस समय की काव्य की विधाएं कैसे पाई जाती है और आज कैसी दिखाई देती है या कौन सी पाई जाती है, यह अंतर हमारी समझ में आ जाता है। पहले नाटक यह एक केंद्रीय विधा थी, चूंकि आज के जैसे मनोरंजन के साधन भी वहां नहीं थे और इसीलिए और नाटक काव्य में लिखा जाता था। आज काव्य नाटक महज एक गद्य का भेद हो गया है, लेकिन पहले पूरा नाटक जो है वह काव्य के रूप में पद्य में लिखा जाता था। नाटक लंबा होता था, मतलब लगभग रात को 10 बजे शुरू होने वाला नाटक भोर को समाप्त हो जाता था और उस नाटक के अंतर्गत जो है पूरा का जो मानव जीवन के कई पहलू जो है उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती थी। आज भी हम लोग देखते हैं पुराने नाटकों के साथ एक शब्द आ जाता है, संगीत एकच प्याला, संगीत रायगडाला जेव्हा जागे थे, संगीत सौभद्र। तो यह वह नाटक जिस नाटक के अंतर्गत जो है गीत और संगीत जो है वो पाए जाते थे। हम लोग कभी विचार जब करते हैं हमारे फिल्मों में गीत और संगीत कैसे आ गया, तो हमारे ये नाटकों की देन है, उसका प्रभाव उसके ऊपर पाया जाता है। तो नाटक ये जो है ये केंद्रीय विधा होने के कारण उस नाटक को देखने के लिए, क्योंकि आज के जैसे उस समय के लोग जो है अक्षर ज्ञान रखने वाले नहीं थे, मतलब पढ़ने लिखने वाले लोगों की संख्या कम थी, लेकिन इस नाटक को मतलब वह लेखक, वह समाज, वह कलाकार ये सब सोचते थे कि अपने समाज के सभी लोगों के पास अपनी अभिव्यक्ति को पहुंचाना है तो क्या करना होगा, तो उसको दृश्य काव्य के रूप में, नाटक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रचलन हमारे यहाँ पहले रह चुका है और ये लोग इस नाटक को देखते थे और इस नाटक को देखकर वह एक तो उनका मनोरंजन भी होता था और उनको जीवन की ओर देखने का एक नजरिया या उस नाटक से मिलने वाला जो संदेश है उनको जीवन जीने के लिए पाथेय बन जाता था। तो यह काव्य शास्त्र का यह विवेचन करते समय यह बताने का कारण यह है कि आरंभ से ही साहित्य का मनुष्य के साथ रिश्ता कैसे रह चुका है, यह इससे स्पष्ट हो जाता है। आज तो हम कई तरह से साहित्य के साथ जुड़े हुए हैं। आज साहित्यिक रचनाओं का विभिन्न रूपों में रूपांतरण हो रहा है, सीरीज बन रही है, मालिका जिसे हम कहते हैं, फिल्में बन रही है, विभिन्न नाटक के ऊपर फिल्म बनती है, कहानी पर फिल्म बनती है, आत्मकथा पर फिल्म बनती जा रही है। आज तो साहित्य में यह परिवर्तन अलग अलग रूपों में पाया जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि आज की पीढ़ी पढ़ती नहीं, साहित्य अलग ढंग से भी पढ़ने वाले लोग हैं, यह भी हमें समझना पड़ेगा। साहित्य पढ़ने के जो मायने हैं वो भी कई रूपों में बदल चुके हैं। तो साहित्य शास्त्र को जब हम लोग देखते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि उस काल से लेकर हमारा संस्कृत का काव्य शास्त्र या भारतीय काव्य शास्त्र अपने आप में अत्यंत संपन्न रह चुका है। मतलब
हम लोग देखते हैं कि रस जैसे एक बात को लेकर ध्वनि पर, अलंकार पर सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में मौलिक ग्रंथों का सृजन उस काल में हो गया था। तो लक्ष्य ग्रंथों के आधार पर बने यह जो लक्षण ग्रंथ है वह अपने आप में महत्वपूर्ण रह चुके हैं। रीतिकाल तक यह भारत संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा जो है उसको देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है। काव्य शास्त्रीय चिंतन का क्षेत्र अपने आप में अत्यंत व्यापक है, जैसे ही मुलानी सर ने आरंभ में प्रस्तुत कर दिया। 1 घंटे में के व्याख्यान में क्या बताया जाए और कौन से मुद्दों को स्पर्श किया जाए, यह अपने आप में मुझे कठिन लगता है, क्योंकि इसका चिंतन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। एक और यह व्याकरण, भाषा शास्त्र, कला शास्त्र, दर्शन, छंद इनके साथ संबंध रखता है, तो दूसरी ओर यह मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति के साथ भी संबंध रखता हुआ पाया जाता है। तो इन सभी बातों से हमें वाकिफ होना आवश्यक है। साहित्य और उसकी जो आलोचना है वह एक तरह से युगीन जीवन का दस्तावेज होता है। आप लोगों को एक छोटी सी बात मैं बता दूंगा कि प्रेमचंद जी को सब जानते हैं, प्रेमचंद के साहित्य को भी कई लोगों ने पढ़ा है। तो प्रेमचंद का जब 1907 में प्रेमचंद जी ने सोजे वतन नामक एक कथा संग्रह लिखा था और जिसके अंदर जो है देशभक्ति की चेतना जो है बड़े पैमाने पर थी, जिसके चलते अंग्रेज सरकार ने इस संग्रह को जला दिया। तो प्रेमचंद जी ने जिस परिस्थिति में लिखा यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। आज कई लोग जो है एक तरह से आलोचना में, समीक्षा में कभी प्रेमचंद के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि प्रेमचंद के लेखन में धार नहीं है, प्रेमचंद सामंतों का मुंशी है, अमुक है, तमुक है। लेकिन यह वह काल था जैसे आज फिल्में सेंसर होकर आती है, वैसे उस काल में साहित्य सेंसर होकर आता था। और ऐसे में प्रेमचंद जी को अपनी लेखन की, कलम की जो धार है वह कुछ कम करनी पड़ी। अपनी बात को लोगों के पास तो पहुंचाना है, लेकिन वह अलग रूप से, अलग ढंग से प्रस्तुत करना यह उन्होंने अनिवार्य रखा। वे कहते थे, गांधी जी जैसे हिंदू और मुसलमानों की एकता चाहते हैं वैसे मैं हिंदी और उर्दू की एकता को चाहता हूँ। प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी में लिखने लगे। ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है। और साहित्यकार कैसे युग दृष्टा होता है यह भी आपको प्रेमचंद के जरिए समझ में आ जाएगा। हम लोग देखते हैं 1907 से लेखन करने वाले प्रेमचंद साहित्य के अंतिम मुकाम पर, चरम सीमा पर, उत्कर्ष पर कहां पहुंचते हैं? सन 1936 में कफन नामक कहानी और गोदान नामक उपन्यास, यह प्रेमचंद के लेखन का चरम शिखर है। यह बात याद रखिए। मतलब उसके पहले लिखा हुआ महत्वपूर्ण नहीं है ऐसा नहीं है, वह पायदान व सीढ़ियां चढ़कर ही गोदान आ गया, बाद कफन आ गया। लेकिन साहित्यकार कैसे युग दृष्टा होता है यह बात देख लीजिए कि 1936 से पहले आया हुआ प्रेमचंद जी का एक उपन्यास था रंगभूमि, और इस रंगभूमि में मुंशी प्रेमचंद जी ने पहली बार, प्रेमचंद के पहले वाला जो साहित्य है यह फिल्मी तिलस्मी अय्यारी था। मतलब वह राजा रानी की कथाएं, गुलबा कावली की कथाएं, चंद्रकांता, इस रूप में आने वाला साहित्य था। प्रेमचंद जी ने पहली बार हिंदी साहित्य को जमीन पर खड़ा कर दिया, आम आदमी के जीवन के साथ उसे जोड़ दिया और आदमी की कथा और व्यथा कहने का उसको मजबूर कर दिया। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में जो योगदान है वह महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना यह चाह रहा था कि भारतीय किसानों की जो समस्याएं हैं उनको जानने के लिए अंग्रेज सरकार उस काल में प्रेमचंद का साहित्य पढ़वा कर लेती थी। मतलब प्रेमचंद के साहित्य में भारतीय जीवन का कितना पत्तों रेशों सहित सूक्ष्म चित्रण था यह आपकी समझ में आ जाएगा। मतलब साहित्य में कितनी शक्ति होती है यह देख सकते हैं। और एक दूसरा उदाहरण बताकर मैं आगे जाऊंगा कि प्रेमचंद जी ने जो रंगभूमि उपन्यास लिखा, इस रंगभूमि उपन्यास ने प्रेमचंद जी ने एक
दलित नायक और जो अंधा है सूरदास को नायक बनाया। और यह सूरदास जो है दरअसल महात्मा गांधी का प्रतीक है। और हम लोग देखते हैं कि इस रंगभूमि उपन्यास में प्रेमचंद जी ने रंगभूमि में सूरदास की जो मृत्यु है वह दिखाई है और वह की जाती है, उनकी हत्या की जाती है। मतलब प्रेमचंद जी ने यह बात जानी थी। या साहित्यकार कैसे आगे की बात देखता है ये समझ में आ जाएगा। गांधी की मृत्यु कैसे होगी, गांधी की हत्या होगी, ये प्रेमचंद जी ने बहुत पहले लिखकर रखा था। यह बात महत्वपूर्ण है। तो साहित्य का संबंध जो है वह जो मैंने कहा कि साहित्य युगीन जीवन का दस्तावेज होता है। प्रेम अंग्रेज काल का जो जीवन है, वहां की जो कृषि संस्कृति है, उसको यदि जानना है, देखना है, तो प्रेमचंद का साहित्य केवल पढ़े तो भी पर्याप्त है, जिसके जरिए समग्र भारतीय कृषि संस्कृति, किसान जीवन और वहां के लोगों की बोली, भाषा, वाणी, रहन सहन सब आपको समझ में आ जाएगा। इतनी साहित्य में शक्ति होती है। बशर्ते प्रेमचंद के साहित्य को लेकर जो समीक्षाएं, जो आलोचनाएं हो गई, वह ढंग से नहीं हो पाई। इसी कारण इतने सालों बाद हिंदी साहित्य को इतना संपन्न करने वाले एक व्यक्ति के प्रति आरोप लगाए जाते हैं। किसी भी लेखक के ऊपर, साहित्यकार के ऊपर आरोप जब लगाने हैं तो उसकी आलोचना जो करनी है तो युगीन जीवन को समझना आवश्यक होता है। प्राचीन काल से काव्य की समीक्षा होती आई है। काव्य और समीक्षा या साहित्य और समीक्षा, इन दोनों का संबंध महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है काव्य शास्त्रीय संदर्भ में, जंगल में मोर बहुत अच्छा नाचता है, लेकिन उसको यदि कोई नहीं देखता है तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब साहित्यिक रचनाएं लिखने के बाद पाठकों के पास पहुंचना, पाठकों द्वारा उसको पढ़ना, उसको समझना, यह बात अत्यंत आवश्यक होती है। और कई बार लेखक की बात को सामान्य पाठक समझ नहीं पाता, और इसीलिए इन दोनों के बीच में सेतु का कार्य जो करती है वो होती है समीक्षा, वो होती है आलोचना। मतलब आम पाठक जो जिन बातों को सहजता से समझ नहीं पाता, वो बात अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कवि बापट जी के संदर्भ में या हमारे हिंदी के कवि अज्ञेय जी के संदर्भ में हम लोग कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि वे कहते थे कि मेरी रचनाओं को पढ़ना है तो आपको जो है उस स्तर तक आना पड़ेगा। मतलब हर व्यक्ति तो रचना को पढ़ने के लिए पांडित्य प्राप्त नहीं कर पाएगा, और इसीलिए यह समीक्षा या आलोचना महत्वपूर्ण होती है। आलोचना साहित्य कृतियों के बिटवीन टू लाइन्स, दो पंक्तियों के बीच, या जो अनकही हुई बातें हैं, मतलब रचना को कैसे पढ़ना है, उसका आस्वाद कैसे लेना है, उसमें आने वाले जो मुद्दे हैं वो कौन से हैं। इसी कारण जब धूमिल कहते हैं ना, वह जब खड़ी होती थी या किसी की पीठ थपथपाती थी तो भले भले के रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती थी। ये वह कौन है, ये वह समझने के लिए आपको समीक्षा को देखना पड़ेगा। धूमिल इंदिरा गांधी जी का नाम लिए बगैर, इंदिरा गांधी कितनी एक सक्षम और राजनीति के क्षेत्र में कद्दावर महिला थी, यह उस पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। या बाबा नागार्जुन जब आपातकाल के दौरान की बातों को लेकर वो कहते हैं ना, इंदू जी क्या हुआ आपको, भूल गई बाप को। मतलब कवि जो है वह अपने युगीन जीवन का विवेचन इस पद्धति से करता हुआ पाया जाता है। और इन सब बातों को समझना, जब ये बातें समझ में आ जाती है तो जो आनंद मिलता है, जो साहित्य के आनंद की जो अनुभूति होती है, वह अवर्णनीय होती है। इसको साहित्यिक भाषा में या काव्य शास्त्र में गूंगे का गुड़ कहा जाता है। जैसे गूंगे व्यक्ति को कोई बहुत अच्छी मिठाई या गुड़ दे दिया और उसको पूछा इसका स्वाद कैसा है, गूंगा तो बोल नहीं सकता, लेकिन उस समय उसके चेहरे पर जो स्वाद होता है वह उसका उत्तर होता है, वह उसकी प्रतिक्रिया होती है। साहित्य का भी ऐसा ही होता है। कई बार हम जब रचना को, साहित्य को नहीं समझते हैं तो उस समय हमें लगता है वो रचना अच्छी नहीं है। दरअसल ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने के लिए जो पर्याप्त एक
बौद्धिक ऊंचाई जो है वो हमारे पास नहीं होती है। जैसे 8वीं 10वीं कक्षा में खांडेकर जी का ययाति उपन्यास पढ़ा जाए नहीं समझ में आ जाता, लेकिन वही आप लोग बीए पास या एमए करते हैं उस समय पढ़ते हैं, उसमें से कई बातें समझ में आ सकती है। मतलब रचनाओं को जानने के लिए, समझने के लिए पाठक के पास एक प्रकार की जो प्रगल्भता या मैच्योरिटी जो है उसका होना भी अपने आप में अत्यंत आवश्यक होता है। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग साहित्य शास्त्र में यह जो समीक्षा है यह अत्यंत महत्वपूर्ण काम करती है। आलोचना यह एक साथ पाठक और लेखक इन दोनों को दिशा दिग्दर्शन करती हुई पाई जाती है। मतलब लेखक ने जो लिखी हुई बातें हैं वह कैसे महत्वपूर्ण है, लेखक कहीं चूक तो नहीं गया है, यह भी दिखाने का प्रयास आलोचना करती हुई पाई जाती है। मतलब आलोचना एक ऐसी दृष्टि है कि जिस दृष्टि के माध्यम से हम साहित्य या साहित्य रचनाओं को की ओर देखने का एक नजरिया प्राप्त कर सकते हैं। काव्य के अंतरंग और बहिरंग का विश्लेषण जो है वह आलोचना के माध्यम से काव्य शास्त्र में किया जाता है। काव्य का लक्षण निर्धारित करना यह काव्य शास्त्र का प्रयोजन होता है। साहित्य को समझना है तो काव्य शास्त्र का एक बेसिक ज्ञान जो है वह अत्यधिक आवश्यक है। अध्ययन करने वाले हर साहित्य के छात्र को इन काव्य शास्त्र की बात जो है उससे समझना अनिवार्य है। आलोचना एक प्रकार की आपको दृष्टि देती है। आलोचना समीक्षा के औजार मुहैया करती है। और जैसा हम कहते हैं ना कि नई लड़ाई पुराने हथियारों से नहीं लड़ी जा सकती, उसी प्रकार नई विधाओं को समझने के लिए साहित्य शास्त्र में जो ये नई बातें आई है, जैसे हमें दलित साहित्य समझना है तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र अलग से देखना पड़ेगा, या आज जो बाद में नए नए विमर्श आ गए जो हम लोग इस सत्र में ही पढ़ रहे हैं, आगे उसका जिक्र आ जाएगा। तो आप साहित्य के छात्र होने के नाते जो है काव्य शास्त्र को समझना अत्यंत आवश्यक है। वैसे देखा जाए तो आपके बीए के सभी पर्चे जो है उनका अंतर संबंध एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। महज अध्ययन की सुविधा के लिए उनको प्रश्न पत्रों में बांटा है। भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, इतिहास, प्रयोजन मूलक हिंदी, यह इनका संबंध एक दूसरे के साथ रिश्ता जो है वह अत्यंत घना है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो है हमें साहित्य को समझना है तो इन सभी बातों को समझना अत्यंत आवश्यक बन जाता है। आलोचना साहित्य की ओर देखने की एक दृष्टि देती है, एक नजरिया प्रदान करती है। साहित्य को समझने के लिए जो है क्या करना होगा यह भी बताती है। मतलब हम चीजों की ओर देखने का नजरिया जब तक हमें नहीं आता तब तक हम उन्हें समझ नहीं पाते, और साहित्य को समझने के लिए यह काम आलोचना करती हुई पाई जाती है। यथा समय समीक्षा पद्धति में परिवर्तन पाया जाता है, और इसी कारण हम लोग देखते हैं कि निरंतर साहित्य में भी नए प्रकार विकसित हो गए और आलोचना में भी नए विमर्श सामने आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जैसे प्रेमचंद के पहले वाला उपन्यास कैसा था, फिल्मी, अय्यारी, उपदेश परक। प्रेमचंद काल में वह मानव से समाज के साथ जुड़ गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें मनोविज्ञान आ गया, उसके बाद हम देखते हैं कि आंचलिक उपन्यास आ गए। मतलब निरंतर साहित्यिक विधाओं में एक ही विधा को लीजिए, उपन्यास को लेंगे तो पता चल जाएगा कि फिल्मी अय्यारी उपन्यासों से, तिलस्मी उपन्यासों से शुरू हुई यात्रा आज के इस काल तक कितने रूप बदलती हुई पाई जाती है। तो इसी प्रकार इसकी जो समीक्षा या आलोचना की जाती है उसमें भी यह परिवर्तन पाया जाता है। तो साहित्य के उपकरणों को समझना माने आलोचना को समझना है। तो यह आप साहित्य के अध्येता होने के चलते आपको यह अत्यंत बारीकी से समझना पड़ेगा। फिर साहित्य शास्त्र के अंतर्गत रसानुभूति की जो प्रक्रिया है उसको भी आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। और यह रसानुभूति जब
समझ में आ जाती है, तो इसीलिए काव्य या साहित्य के आनंद को ब्रह्मानंद कहा जाता है। मतलब जब वो बात समझ में आ जाती है, उस समय जो आनंद आपको मिलता है वह अपने आप में ब्रह्मानंद के बराबर होता है। साहित्य के मूल्य और गुण, इनको पहचानने की समझ आलोचना ही आपको देती है। वरना पाठ पढ़ने की भी एक उम्र होती है ना? व्यक्ति कब क्या पढ़ता है, ये बात आवश्यक है। मतलब जो नए से पढ़ने वाले लोगों को तुरंत आप लोग जो है वह गंभीर विषय वाली किताबें देके नहीं चलेगा। आरंभ में वह जो है पढ़े, गुलशन नंदा पढ़ेगा, बाबा कदम पढ़ेगा, लेकिन 10 साल बाद भी वो गुलशन नंदा को ही पढ़ रहा है, बाबा कदम को भी पढ़ रहा है, तो उस पाठक की, वाचक की जो एक उम्र होती है वो बढ़ नहीं पाई, उसमें मैच्योरिटी नहीं आ पाई। ये बात याद याद रखिए। मतलब व्यक्ति का पढ़ने का यह धीरे धीरे उसकी यात्रा जो है वह सहज से, सरल से कठिनता की ओर, गंभीरता की ओर जानी अत्यंत आवश्यक होती है, और यह आपको साहित्य शास्त्र समझा देता है। मतलब रचनाओं को समझने की एक जो काबिलियत या क्षमता जो है वह अपने अंदर काव्य शास्त्र के जरिए ही विकसित होती हुई पाई जाती है। तो साहित्य में होने वाले यह जो मूल्य है या साहित्य में होने वाले ये जो गुण है, इनको समझना यह साहित्य शास्त्र के जरिए संभव हो सकता है। आलोचना के माध्यम से विभिन्न रचनाओं के आलोचना की जो पद्धतियां हैं या विमर्श है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो इसी कारण उत्तरा यह आपका जो प्रश्न पत्र है, इसके अंदर पूर्वार्ध में आप लोग साहित्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और उत्तरार्ध में आप लोग आलोचना का अध्ययन कर रहे हैं। तो आलोचना की परिभाषा, उसका स्वरूप, उसके प्रकार, ये सब तो नोट्स के रूप में आप लोग पढ़ रहे हैं। कोरोना काल के चलते आपकी परीक्षा ऑनलाइन होने जा रही है, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में इसके उत्तर देने हैं, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि सबसे कठिन परीक्षा ऑब्जेक्टिव वाली होती है, उसको आपको बारीकी से पढ़ना आवश्यक होता है, और इसीलिए आपको ये पूरे संदर्भ जो है वह आप लोग मूल से पढ़ने की, देखने की कोशिश करें। एक 4-5 बेसिक काव्य शास्त्र वाली जो किताबें हैं, चाहे भगीरथ मिश्र जी की हो, गोविंद त्रिगुणायत जी की हो, ये 2 किताबें तो कम से कम आप लोग पढ़ेंगे, या इसमें जो चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में है वो पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है आपको यह बातें समझ में आ जाएगी। तो आलोचना के जो प्रकार है जो आप पढ़ रहे हैं, व्याख्यात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, मार्क्सवादी आलोचना। तो व्याख्यात्मक आलोचना तो बेस के रूप में पाई जाती है, और ऐतिहासिक आलोचना जो है वह किस पद्धति से विकसित हो गई वह भी आप समझ सकते हैं। तुलनात्मक आलोचना को आप लोग जब देखेंगे तो रचनाओं की जो तुलना की जाती है, तुलना के निकष क्या होते हैं, इसको आप लोग समझ पाएंगे। फिर मार्क्सवादी आलोचना करके हिंदी साहित्य में तो इसकी एक बड़ी लंबी परंपरा रह गई है। नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, इन लोगों ने इस आलोचना को विकसित करने में अहम योगदान दे दिया। मतलब जो साहित्य वर्ग संघर्ष के रूप में लिखा गया, उस वर्ग संघर्ष के आधार पर लिखे हुए साहित्य को समझने के लिए यह मार्क्सवादी आलोचना कैसे आवश्यक बन जाती है, ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसी प्रकार आधुनिक काल में जो गद्य आ गया, पहले काव्य शास्त्र ऐसा कहा जाता था, अब साहित्य शास्त्र ऐसा कहा जाने लगा है। क्यों? क्योंकि पहले केवल काव्य था, अब गद्य भी और पद्य, इन दोनों का विवेचन उसमें किया जाता है। और इसी कारण आप हम लोग देखते हैं आगे चलकर आलोचना के क्षेत्र में जो नए नए प्रवाह आ गए, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहला एक महत्वपूर्ण विमर्श आप लोग पढ़ रहे हैं, स्त्री विमर्श। मतलब यह जो हमारे देश में परंपरा से स्त्रियों पर जो एक प्रकार की पाबंदियां लगाई गई थी, जब वह स्त्री शिक्षित हो गई, उसकी अपनी अस्मिता, उसका अपना वजूद जागृत हो गया और हर क्षेत्र में वह अपने बलबूते पर अपनी पहचान बनाने लगी, वह स्त्री का अपना पक्ष क्या है यह वह रखने लगी, तो वह भी एक मनुष्य है, उसको भी जीने का अधिकार है, यह वह बात सामने रखने लगी। तो स्त्री विमर्श को लेकर हिंदी साहित्य में ढेर सारी रचनाएं लिखी गई।
आत्मकथा के रूप में, उपन्यासों के रूप में, कहानियों के रूप में ये बातें हमारे सामने आने लगी। तो उसी प्रकार दूसरा एक विमर्श आप लोग पढ़ रहे हैं, किसान विमर्श। यह दोबारा फिर नए से भूमंडलीकरण के दौर के बाद नए रूप में आया हुआ किसान विमर्श यह है। किसान विमर्श तो हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में बुनियादी प्रेमचंद के काल में मिलता हुआ पाया जाता है। प्रेमचंद के साहित्य में जो किसान विमर्श है वो अलग है। प्रेमचंद के साहित्य में होरी या भारतीय किसान जो है वो चाहे जितनी पीड़ा सहते हैं लेकिन वह डटे रहे हैं अपने जमीन के साथ, अपने गांव के साथ। लेकिन आज का किसान गांव छोड़ रहा है, खेती छोड़ रहा है, इतना ही नहीं अपनी जिंदगी छोड़ रहा है, आत्महत्या कर रहा है। और इसी कारण हम लोग देखते हैं संजीव का जो फांस नामक उपन्यास आ गया, जो इसका कथा क्षेत्र हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ का, मराठवाड़ा का है और जिसका विजन व्यापक रूप में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका तक या पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ पाया जाता है। मतलब ये किसान विमर्श जो है वह उस समय का किसान भी ऋणग्रस्तता के चलते परेशान था, आज का भी है, जो आज फांस के माध्यम से ये किसानों की आत्महत्या की समस्या के आधार पर संजीव ने यह बात सामने रखी हुई पाई जाती है। तो यह जल, जमीन और जंगल इनको बचाना यह आज आवश्यक बन गया है। नए नए खाद आ गए, नए नए बीज आ गए और इसने क्या किया, एक तो ना किसान विमर्श ये बता रहा है, संजीव मंथन नामक जो उपक्रम है उसके माध्यम से रख रहे हैं कि जो ये खाद और नए फव्वारे जो अपनाए जाने लगे, इसका एक तो खेती की लागत बढ़ गई और दूसरे जिसको खाने के बाद व्यक्ति बीमार होने लगे, व्यक्ति को कैंसर जैसी बीमारियां होने लगी। और इसी कारण हम देखते हैं कि जैसे बीटी कॉटन आ गया और इस बीटी कॉटन ने कैसे वहां विदर्भ के किसानों की कपास की खेती की बर्बादी कर दी। तो कई ऐसे संदर्भ आज इसके माध्यम से हमारे सामने आ जाते हैं। आज दिल्ली की समस्या ताजा है, किसान आंदोलन वहां चल रहा है, कृषि कानून को लेकर वहां के किसान विरोध कर रहे हैं, कितने दिनों से वो डटे हुए पाए जाते हैं। तो ये नए सिरे से किसान विमर्श की ओर देखना आज आवश्यक बन गया है। और एक विमर्श आपके लिए अध्ययन के लिए यहाँ रखा गया है जो है आदिवासी विमर्श। मतलब जैसे हमने कहा या हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जनजातियां जो है वह परंपरा से जंगल में रहती आ गई और उनकी अपनी दुनिया, देश दुनिया से पूरी तरह से जो है दूर होने वाले, जंगल में, पहाड़ों में, गिरी कंदरों में निवास करने वाली यह जनजातियां जो अपनी जीवन शैली जीती थी, आजादी के बाद जो है वह उनको मेनस्ट्रीम में लाने का कई बार प्रयास किया हुआ पाया जाता है। पंचवार्षिक योजनाओं में उनके विकास के लिए कई बातें रखी गई। तो यह आदिवासी जीवन जो है या आदिवासी लोगों की जो समस्याएं हैं, उनकी अपनी भाषा है, संस्कृति है, उनके पास जो है जड़ी बूटियां, जंगल, ढेर सारा ज्ञान है। तो यह आदिवासी विमर्श जो है वह भी आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। इसको लेकर भी हिंदी साहित्य में जो है वह नरेंद्र जी है, मांझी है, संजीव है, कई लोगों ने इसमें उपन्यास लिखे। निर्मला उत्तल जैसी जो रचनाकार जो है वह अपनी काव्य संग्रह लेकर जो है नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द के रूप में हिंदी साहित्य में संथाली के माध्यम से दाखिल होती हुई पाई जाती है। तो वह उन लोगों का जो साहित्य, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं जीता है, मतलब साहित्य दो प्रकार का होता है, एक होता है परकाया प्रवेश वाला और एक होता है अनुभूति। इसीलिए कहा जाता है जाके पैर फटे न बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई। एक औरत जो अपनी वेदना जिस ढंग से प्रस्तुत करेगी, औरत की वेदना पुरुष नहीं प्रस्तुत करेगा। आदिवासी की वेदना जो है नगर में एसी कंडीशन में रहने वाला या नगर में रहने वाला लेखक नहीं कर पाएगा। प्रत्यक्ष रूप में वहां वह जीवन जीने वाला, उनसे आने वाला व्यक्ति जो है वह उसे व्यक्त कर सकता है। उसी प्रकार एक अलग विमर्श आप लोग पढ़ रहे हैं, किन्नर विमर्श। मतलब आज हम लोग देखते हैं कि लिंग के रूप में पुरुष, स्त्री, लेकिन इसके सिवा भी एक थर्ड जेंडर वाला जो रूप है वह आ जाता है। इधर हिंदी साहित्य में
इसके ऊपर कई प्रकार के या अलग अलग उपन्यास लिखे गए हैं। कहानियों में यह समस्या आ गई है। मीडिया के माध्यम से, सत्यमेव जयते के माध्यम से इस पर जो है प्रकाश डाला गया है। तो यह भी मनुष्य के रूप में हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। वह कैसा किस रूप में लिंग लेकर आ गया, यह इसके आधार पर उसके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो यह भी एक नया विमर्श जो है आज हमारे सामने आ गया है। दलित विमर्श, यह तो प्रेमचंद के ठाकुर के कुआं से लेकर आज इधर जो है जयप्रकाश करदम, मोहनदास नई मिश्राएं, इन लेखकों ने इस विमर्श को नई गति देने का प्रयास किया हुआ पाया जाता है। तो आलोचना के यह जो परंपरागत प्रवाह है, इसके सिवा आप लोग यहाँ स्त्री विमर्श, किसान विमर्श, आदिवासी विमर्श, किन्नर विमर्श और दलित विमर्श, इनको पढ़ रहे हैं। अब थोड़े से आप लोग इसके नोट्स जो है वो थोड़े बारीकी से पढ़ेंगे तो यह बातें आप ढंग से समझ पाएंगे, क्योंकि यह हर विषय एक एक व्याख्यान का विषय है। इसके ऊपर अलग अलग ढंग से चर्चा करना आवश्यक है। आप लोग यदि YouTube आदि पर भी इसको डाल देंगे तो कई व्याख्यान आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। तो उसी प्रकार जो साहित्य हम कहते हैं, साहित्य का जो कला पक्ष होता है यह भी महत्वपूर्ण होता है। साहित्य के दो पक्ष, एक तो संवेदना, कथ्य, यह तो महत्वपूर्ण है, लेकिन शैली या शिल्प पक्ष यह भी महत्वपूर्ण है। साहित्य जिसके जरिए सुंदर बनता है, जैसे भामा ने तो यहाँ तक कहा कि अलंकारों के बिना सरस्वती भी विधवा के समान दिखाई देगी। मतलब यह अलंकार जो है यह काव्य का शोभाकरण धर्म है, और यह आसान भाषा में साहित्य का कला पक्ष है। और यह कला पक्ष कभी कभी साहित्य के ऊपर से सजाया जाता है, कभी कभी वह अंदर से आता है। और जो साहित्य के उपकरण के रूप में आप लोग देख रहे हैं, बिंब, मिथक, प्रतीक, फंतासी, यह साहित्य के महत्वपूर्ण उपकरण पाए जाते हैं। मतलब बात को किस पद्धति से कहा जाए, कथन की एक जो पद्धति होती है, शैली होती है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण होती हुई पाई जाती है। फंतासी, फैंसी, स्वर कल्पना, यह भी महत्वपूर्ण है, जिसके चलते हमारे महाराष्ट्र से ताल्लुकात रखने वाले गजानन माधव मुक्तिबोध नामक महत्वपूर्ण कवि, जिसने फंतासी के माध्यम से अंधेरे में ब्रह्म राक्षस जैसी महत्वपूर्ण कविताएं लिखी, जिस कवि का जीते जी कोई संग्रह प्रकाशित नहीं हो गया, उस कवि के ऊपर उनके मृत्यु के बाद ऐसा एक भी आलोचक नहीं मिलेगा कि जिसने मुक्तिबोध पर नहीं लिखा। मतलब इतना महत्वपूर्ण जो योगदान है जिन्होंने हिंदी कविता के क्षेत्र में दे दिया। तो साहित्य के यह जो उपकरण है, बिंब के रूप में, मिथक के रूप में, प्रतीक, फंतासी के रूप में, वह भी आपको समझने अत्यंत आवश्यक है। मतलब साहित्यकार जो है वह कभी अपनी अभिव्यक्ति को सीधी सरल रूप में नहीं कहता, तो वह उसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतीक, बिंब, मिथक, इनका आधार लेता हुआ पाया जाता है। तो जब इस बात को समझते हैं हम लोग, तो रचना आपको ढंग से समझ में आ जाती है, ये बात याद रखिए। फिर इसके अंतर्गत आप एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हैं, और वह है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत जो है वह भारतीय काव्यशास्त्र का एक केंद्रीय ऐसा सिद्धांत है, और जिसके प्रवर्तक है आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ है, इसमें उन्होंने इस सिद्धांत का जो विवेचन है वह किया है। आप यहाँ उसमें से कुछ बातें पढ़ रहे हैं, और रस को समझना मतलब साहित्य को जो है समझने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम आपके पास आ गया, ऐसा कह सकते हैं। आचार्य भरत मुनि ने विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश निष्पत्ति, इस रस सूत्र के माध्यम से वह जो साहित्य है उसको समझने का एक सूत्र आपके हाथ में दिया है, और इसी के आधार पर बाद में रस सिद्धांत या जो उसकी चर्चा आगे हो गई। तो रस के जो यह भेद है वह इसी के आधार पर हमारे सामने आ जाते हैं, रस के अंग उसे हम कह सकते हैं। और उसी में है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, यह जो है, और पहला स्थायी भाव।
तो इनका संयोग होने के बाद क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है, और इसीलिए ये रस के जो अंग है वह महत्वपूर्ण है। तो यह रस, इसी के आधार पर आगे रस के भेद हो गए, और वे श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, अद्भुत रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस, हास्य रस और शांत रस। आप लोग इन सभी रसों के जो स्थायी भाव है उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। रस को समझना मतलब अपने आप में भारतीय काव्यशास्त्र का ये एक केंद्रीय ऐसा सिद्धांत है। साहित्य को समझने के लिए रस सिद्धांत जो है वह अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब हम साहित्य पढ़ते हैं, मतलब क्या होता है, साहित्य से हमारा जो साधारणीकरण होता है, आचार्य भरत मुनि ने नाटक के जरिए इसको बताया कि मंच पर पात्र जो है वह नाटक में रोल करते हैं, खेलते हैं, भूमिका निभाते हैं, और इधर दर्शक उसको देखता है। तो दर्शक उस मंच पर होने वाले उस पात्रों के संदर्भों से पूरी तरह से तादात्म्य हो जाता है, उसमें वह अपने को खोजता है, मैं ही उसमें हूं ऐसा उसे लगता है। और इसीलिए जब जो पात्र पीड़ा भुगतता है, वेदना भुगतता है, तब इसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब पात्र जो है वह किसी को बुरे व्यक्ति को मारता है, पीटता है, गुस्सा होता है, तब वह इसको चेयरअप देता हुआ पाया जाता है। मतलब यहाँ क्या होता है, या आसान भाषा में कहा जाए तो मराठी में माहेरची साड़ी जैसी फिल्म है। ये माहेरची साड़ी फिल्म देखते समय आज तो यह सब सिनेमागृह, थिएटर सब ये हो गया, लेकिन इसमें महिलाएं बड़ी मात्रा में रोती हुई पाई जाती थी। तो यहाँ प्रश्न यह पड़ता है, क्या हम पैसे देकर रोने के लिए जाते हैं? नहीं, हमें क्या हो गया कि उस औरत की जो वेदना है, इस वेदना के साथ साधारणीकरण हो गया, तादात्म्यकरण हो गया, भावों का, भावनाओं का इस प्रकार साधारण हो जाना। इसी प्रकार साहित्य में लेखक ने पात्रों के जरिए कही हुई बात हमारी समझ में आ जाना, यह है साधारणीकरण, यह है रस को समझना। और जब साहित्य को हम समझते हैं, मतलब अपने आप यह साधारणीकरण की प्रक्रिया जो है वह होती हुई पाई जाती है। और इसी के आधार पर जैसे साहित्य में यह रस होते हैं, वह व्यक्ति को साहित्य समझने के लिए काम में आते हैं। तो रस सिद्धांत यह अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसी कारण उसको हमें जरिए देखना आवश्यक है। कुछ इसके कई भेद है, श्रृंगार, वीर, करुण। विशेषता हम जब भारतीय साहित्य का अध्ययन करते हैं या आदिकाल की रचनाओं को हम लोग देखते हैं, तो हर रचना में, महाकाव्य में एक रस प्रधान रूप में आ जाता है और बाकी रस गौण रूप में आ जाते हैं। महाकाव्य, खंड काव्य, इनमें होने वाला यह रस चिंतन जो है अपने आप में काबिले तारीफ है। तो उसी प्रकार यह रस सिद्धांत अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको जरूर आप लोग बारीकी से समझने की कोशिश करें। एक बार रस सिद्धांत समझ में आ गया तो आपको साहित्य जो है समझने के लिए एक बहुत बड़ी कुंजी आपके हाथ में आ गई है, ऐसा समझ में आ जाता है। तो और एक अंतिम आप लोग चैप्टर इसमें पढ़ रहे हैं, और वह है छंद वाला, जिसके अंतर्गत आप लोग मात्रिक छंद और वर्णिक छंद इन्हें पढ़ रहे हैं। मात्रिक छंद के अंतर्गत दोहा, सोरठा और चौपाई, मतलब आज की तारीख में मुक्त छंद वाली कविताएं या काव्य आपके सामने आ जाता है, लेकिन एक समय था या आज भी है, छंदबद्ध रचनाएं आज भी लिखी जाती है। दोहा जो नामक 2 पंक्ति वाली रचना, ये जो लिखी जाती है, जो कबीर ने लिखा, रहीम ने लिखा, बिहारी ने लिखा, मतलब इसमें 24 पहली पंक्ति में जो है मात्रा, 24 दूसरी पंक्ति में मात्रा, कुल मिलाकर 48 मात्रा वाला यह छंद 11-13 पर यति। मतलब इस पद्धति से कोई भी दोहा आप लोग लेंगे तो वह दोहा साहित्य शास्त्रीय ढंग से कैसा एक मीटर में लिखा हुआ है ये आपकी समझ में आ जाएगा। दोहा यानी 2 पंक्ति वाला छंद है ना, नाम के साथ ही है। जैसे हमारे मराठी में एक शब्द है
चार ओरी, 4 प्लस ओरी, 4 पंक्ति वाली कविता। उसी प्रकार जापानी में एक होता है हाइकू, 3 पंक्ति वाली रचना। उसी प्रकार यहाँ हिंदी में 4 पंक्ति वाली रचना चौपाई, 6 पंक्ति वाली रचना छप्पय। मतलब साहित्य में इस प्रकार उसका जो स्ट्रक्चर है, संरचना जो है, उसके आधार पर ऐसे जो प्रकार है छंद के सामने आ जाते हैं। दोहा, उल्टा, सोरठा। सोरठा नामक एक जो छंद है, दूसरा ही आप लोग पढ़ रहे हैं, वह बिल्कुल दोहे के उल्टा होता है। और चौपाई यानी जो रामचरितमानस जिस पद्धति से लिखा गया है, दोहा चौपाई, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका जो है उपयोग किया हुआ पाया जाता है। उसी प्रकार वर्णिक छंद है इंद्रव्रजा, शिखरिणी, मंदाक्रांता। तो यह छंद माने एक प्रकार से कविता में यह सुर, ताल, लय यह रखने के लिए एक की हुई एक महत्वपूर्ण ऐसी पद्धति है। इसको भी थोड़ा समझने की आप लोग कोशिश करें। साहित्य और समीक्षा, इन बातों को समझने के लिए यह कुछ मुद्दे या कुछ बातें केवल है, अपने आप में साहित्य शास्त्र इतना व्यापक है। छंद की बात करें तो एक एक छंद के ऊपर लोगों ने अपने जीवन में जो है सालों तक जो है अध्ययन किया है। उस पर पीएचडी, कुंडलिनी जैसे एक छंद पर पीएचडी करने वाले एक अध्यापक रह चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह कि यह विषय अपने आप में अत्यंत व्यापक है, गंभीर है साहित्य को समझने के लिए। या साहित्य पाठकों तो कैसे पहुंचता है, समीक्षक का कार्य क्या होता है, यह कई बातें साहित्य शास्त्र इन दिनों आप हम लोग देखते हैं तो साहित्य के प्रति गंभीरता से देखने की जो एक रुचि है वो कम होती जा रही है। साहित्य ही लोग कम पढ़ रहे हैं तो आलोचना कैसे पढ़ेंगे। तो ऐसे इस युग में कई बार क्या होता है कि यह वही परिस्थिति है, फिर नए सिरे से लोग जो है वो किताबों की ओर मुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्योंकि यह दृश्य श्राव्य जो बातें हैं, इसमें व्यक्ति 60% देखता है, 40% सुनता है। फिर लोग जो है वह पढ़ना यही महत्वपूर्ण बन गया है। तो साहित्य शास्त्र के इस अध्ययन में आप लोग यदि ढंग से जुड़ जाएंगे, या साहित्य मतलब कई बार कहा जाता है कि साहित्य को पढ़ने से क्या मिलेगा। साहित्य को पढ़ने से आपको जो आनंद मिलेगा वह किसी चीज में नहीं है, ये बात याद रखिए। मैं आपको बता दूंगा कि दुनिया का सबसे अमीर देश, दुनिया का सबसे संपन्न देश स्विट्जरलैंड, और दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या जहां होती है ये वही देश है स्विट्जरलैंड। मतलब वहां हम अब स्विस बैंक हम नाम सुनते हैं ना, तो सब पैसा, इतना पैसा वहां है कि पैसा जो है, इस पैसे ने व्यक्ति के अंदर अकेलापन, संतरास, घुटन जैसी कई समस्याएं उत्पन्न की गई है और व्यक्ति आत्महत्या करता हुआ पाया जाता है। हमारे यहाँ का किसान आत्महत्या करता है, उसके पीछे अभाव है, लेकिन उन लोगों के पीछे जो ये कारण है वह है संपन्नता। तो जो व्यक्ति, मैं आपको बता दूंगा, हमारे यहाँ भी आज आईटी कंपनी में बड़े बड़े पैकेज है, लेकिन बावजूद इसके वे लोग आत्महत्या करते हैं। जो व्यक्ति साहित्य पढ़ेगा वह उसको जीवन के प्रति देखने का एक अपना नजरिया, एक दृष्टि विकसित हो जाएगी। इसीलिए साहित्य को पढ़ना है, ये बात याद रखो। जीवन को सार्थक बनाना है, जीवन को जो है और उनके काम में लगाना है, या अपना जीवन कम से कम सार्थक करना है, तो मुझे लगता है साहित्य का यह अध्ययन अपने आप में आवश्यक है। तो काव्यशास्त्र और साहित्य, इन दोनों से आपका जो रिश्ता स्थापित होना अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ साहित्य परंपरा को विकसित करने के लिए यह आलोचना महत्वपूर्ण है। आप हर व्यक्ति के अंदर एक आलोचक छिपा हुआ होता है, ये बात याद रखिए। उसको कभी न कभी बाहर निकालिए। जैसे हम एक आध पुस्तक पढ़ते हैं या हम एक आध फिल्म देख कर आते हैं और उसके बाद कोई आपको पूछता है कि यह फिल्म कैसी रही, तो आपका जो उत्तर होता है वह आपकी निर्णयात्मक या आपकी आलोचना होती है। आप निर्णय देते हैं कि फिल्म अच्छी है, फिल्म बुरी है, फिल्म देखने लायक नहीं है। यह आपके अंदर का आलोचक है कि वह उसको देखकर अपनी राय बना देता है। तो हर व्यक्ति के अंदर यह
आलोचक छिपा हुआ होता है, बशर्ते उसको बाहर निकालना या उसको विकसित करना आवश्यक होता है, और यह औजार मुहैया करने का काम आपको काव्यशास्त्र करता है। मतलब उस रचनाओं को या साहित्य को परखने के लिए कौन कौन से तथ्य या आयाम आपको लेने हैं, यह आपको आलोचना बता देंगी। तो आलोचना साहित्य के जरिए मानव जीवन का अन्वेषण करना सिखाती है, और इसीलिए साहित्य में यदि जीवन का विवेचन होता है तो आलोचना में उस जीवन की आलोचना होती है। और इसीलिए साहित्य शास्त्र के अंतर्गत यह जो बातें हैं आप ढंग से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि एक तरह से आप साहित्य के छात्र होने का एक गर्व जरूर महसूस करेंगे। वरना जो है कि जो कबीर कहते हैं ना, आछे दिन पाछे गए गुरु से किया न भेद, चिड़िया चुग गई खेत अब पछतावन क्या होत। मतलब आप बीए हो गए हैं तो बीए के छात्र के पास भाषा विज्ञान, साहित्य शास्त्र, इतिहास, इसके समझने की, जानने की, उसके प्रति अपनी राय प्रकट करने की दृष्टि यदि आप में विकसित नहीं हो गई है तो वह एक जो हिंदी में कविता है कि बीए यानी बेकार आदमी, ऐसा इसका अर्थ न निकल पाए, वो आप पर निर्भर है। मतलब हम यदि बीए हो गए हैं और ढंग से 10 पंक्तियां नहीं लिख रहे हैं तो और फिर हम कहते हैं कि इतना पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलती, कैसे मिलेगी। मतलब हमें अपने आप को विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है यह पढ़ना होगा, और यह पढ़ाई आपकी धीरे धीरे, जैसे मैंने पहले बताया, आसानी से गंभीरता की ओर जाना आवश्यक है। तो आप साहित्य भी समझ पाएंगे, आलोचना के जरिए साहित्य के और अधिक जो संदर्भ है उसको समझ पाएंगे। तो हम एक तरह से, मैंने केवल सूत्र रूप में, संक्षेप में साहित्य शास्त्र और आलोचना से संबंधित कुछ मुद्दों को यहाँ स्पर्श करने का प्रयास किया है। आप जैसे जो 2 किताबों के मैंने नाम बताए, आपके अध्यापकों ने दिए हुए जो नोट्स है वह भी आपके पास होंगे। इन दोनों को आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे तो निसंदेह मुझे लगता है कि यह आलोचना, विकिपीडिया को देख लीजिए, विकिपीडिया पर आलोचना, काव्यशास्त्र, इनको लेकर ढेर सारी जानकारी आपको उपलब्ध है। यूट्यूब पर एक एक बात को लेकर, जैसे प्रतीक कहेंगे, बिंब कहेंगे, आदिवासी विमर्श कहेंगे, इस पर कई सारे वीडियोस आपको उपलब्ध है। इग्नू के कई सारे जो है वह व्याख्यान वहां आपको सुनने के लिए मिल जाएंगे। तो इस दौरान, ये जो कठिन समय में, आप अपनी पढ़ाई अलग अलग रूप से, अलग अलग ढंग से पूरी करते हुए आप एक तरह से अपना जीवन सफल और सार्थक बनाएंगे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। विठ्ठलराव शिंदे कला महाविद्यालय टेम्भुर्णी के जरिए हम लोग यह संवाद कर पाए, यह उपक्रम जिस महाविद्यालय ने आयोजित किया उनके प्रति साधुवाद देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। हरे सर, जाधव सर, जाधव सर, जाधव सर, आप ही कर दीजिए समापन, मुलानी सर। मुलानी सर,
बहुत ही सफल अभिव्यक्ति देने वाले डॉक्टर गिरीश काशीद जी, विठलराव शिंदे कला महाविद्यालय टेंभुर्णी, महाराष्ट्र हिंदी परिषद और शोलापुर विश्वविद्यालय हिंदी अध्ययन मंडल, इनके संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 7 दिवसीय यह कार्यशाला, इस कार्यशाला को सफल बनाने अनिल सर, अनिल आभार मानना, आभार मान की, आवाज येतो का? आवाज येतो का? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए सर। आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। विठलराव शिंदे कला महाविद्यालय टेंभुर्णी हिंदी विभाग IQAC महाराष्ट्र राज्य हिंदी परिषद और हिंदी अध्ययन मंडल पुण्यश्लोक अहिल्या होळकर सोलापुर विश्वविद्यालय सोलापुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अध्ययन अध्यापन प्रणाली 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य सोलापुर विश्वविद्यालय के हिंदी के छात्र, इन छात्राओं के लिए कि हिंदी के जो TYBA के विषय हैं, इस विषयों का ज्ञान अवगत करने का उद्देश्य रखा था और किया भी है। तो यह व्याख्यान का तीसरा दिन है और तीसरे दिन का विषय साहित्य शास्त्र और आलोचना। कार्यशाला के आज के मुख्य अतिथि व्याख्याता प्राध्यापक डॉक्टर गिरीश काशीद सर जी। काशीद सर जी ने साहित्य शास्त्र और आलोचना विषय लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। साहित्य क्या होता है, साहित्य मानव जीवन के लिए कितना हितकारक भावाहा साहित्य जिसमें मानव का हित होता है, जिसमें मानव की कल्याणकारी भावना होती है। और यह कल्याणकारी भावना जिस साहित्य में होती है वे साहित्य शास्त्र विषय लेकर सर जी ने जो विषय लेकर हमें जो बहुत बड़े विचार दिए गए हैं, भाग लेने वाले विश्वविद्यालय के सभी छात्र, अन्य विश्वविद्यालय के कई कॉलेज, कहने का तात्पर्य मेरा यही होता है कि जो पाठ्यक्रम छात्रों के लिए रखा दिया गया है, साहित्य शास्त्र और आलोचना,
और वे कठिन से कठिन इतना विषय लेकर इतने आसान से आसान शब्दों में सभी छात्र समझ गए। और इसमें जो रुचि कह दी जाती है, वे रुचि कठिन विषय में सर जी ने यहाँ निर्माण कर दी गई है। सुनने के लिए भी इतना अच्छा लग रहा था, उनके विचार इतने सुंदर थे। अरे इतने सुंदर विचार जो है, तो वे विचार इस विषय लेकर, यहाँ जो विषय है, इस विषय को लेकर जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को आगे ले जाने में सर जी की जो विचारधारा होती है, वही विचारधारा अत्यंत प्रभावशाली विचारधारा है। हम सुन रहे थे और उनके जो विचार उतना न्याय दिलाने का प्रयत्न सर जी ने कर दिया गया आसान से आसान शब्दों में। तो यहाँ जो उनकी जो विचारधारा होती है, वही प्रभावित विचारधारा इन्होंने हमें आकर्षित कर दिया गया। सर जी ने अपना यहाँ जो समय होता है, ये बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए दिया, अन्य विश्वविद्यालय के जो कॉलेज उनके छात्र जुड़े हुए हैं, इन्होंने यह आपके विचारों का आस्वाद दिया। निश्चित रूप से यह साहित्य शास्त्र आलोचना जो है, इस विषय को जो छात्राओं के लिए मुझे कहना ऐसा लगता है कि आपने प्राणवायु दिया है। अब निश्चित रूप से यह जो प्राणवायु दिया है, यहाँ छात्र इस प्राणवायु कि इसका निश्चित रूप से वे जरूर उपयोग करेंगे। सर जी, मैं आज आपको मैं कह देता हूं कि आपने इतना बहुमूल्य विचार जो है दिलाने का जो काम कर दिया गया है, आसान शब्दों में आपके यहाँ जो विचारधारा जो है इन्होंने आकर्षित कर दिया गया है। इसलिए सर जी, आपका यहाँ बहुमूल्य योगदान आपने महाविद्यालय के लिए दिया है, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए दिया गया है। और इस वजह से मैं महाविद्यालय की ओर से, प्राचार्य साहब जी की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से आपका मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। फिर एक बार आपको धन्यवाद दिलाता हूं। और इसी के साथ कि महाराष्ट्र हिंदी परिषद, हिंदी विश्वविद्यालय सोलापुर, उनके अध्यक्षा महाराष्ट्र हिंदी परिषद के डॉक्टर प्रधान सचिव डॉक्टर गजानन चौहान, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अनिल सालुंके, सोलापुर अध्ययन मंडल के अध्यक्षा सुरेया शेख, इन सभी ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया गया है। उनका भी मैं महाविद्यालय की ओर से आभार प्रदर्शित करता हूं, जिन्होंने कार्यशाला के लिए प्रेरणा दी गई है। हमारे मन में संचार देने का काम कर दिया गया है। वे हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र कदम सर जी का भी मैं यहाँ आभार प्रदर्शित करता हूँ। हमारे हिंदी विभाग के विभाग प्रमुख मुलानी साथ कॉलेज के IQSC चेयरमैन डॉक्टर नेताजी कोकाटे सर जी, उसी के साथ जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, हमारे महाविद्यालय के 4 विभाग के विभाग प्रमुख, उनके सहयोगी सभी का मैं आभार प्रदर्शित करता हूं। अब जिन्होंने अपना कीमती समय दिया है, वे विविध महाविद्यालय के प्रोफेसर, प्राध्यापक, उनके छात्र जो जुड़े हुए हैं, इन सभी का मैं महाविद्यालय की ओर से आभार प्रदर्शित करता हूं। और इसी के बाद जो जुड़े हुए सभी को फिर एक बार मैं नम्र निवेदन करता हूं कि वे जो कार्यशाला है, 7 दिवसीय कार्यशाला, वे हर हफ्ते में इतवार को 6 बजे से 7 बजे तक एक कार्य आज आपने सहयोग दिया गया है। और यहाँ जो सहयोग दिया गया है, आपने साथ दी गई है, वे जुड़े हुए सभी प्राध्यापक, उनके छात्र, इन सभी को फिर एक बार मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आपका सहयोग जो हमारे बचे हुए जो व्याख्यान है, इसके लिए आपको होना जरूरी है। इसलिए कि फिर एक बार आपको मैं प्रार्थना साथ दिया है, उसी प्रकार के साथ और भी व्याख्यान के लिए हमें चाहिए।
और फिर एक बार आप सभी का मैं यहाँ आभार प्रदर्शित करता हूँ। और यहाँ मैं आज का यह जो व्याख्यान है वही व्याख्यान यहाँ समाप्त हुआ है, ऐसा प्रधान आचार्य जी उनकी ओर से मैं यहाँ घोषित करता हूँ। धन्यवाद।